दोस्तों, इंडिया में जब भी आप कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिश्वत देकर काम करवाना पड़ता है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े ऑफिस में आपको रिश्वत देकर सरकारी काम करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस मामले में पूरी दुनिया में एक रैंकिंग बनाई गई है जिसमें कि कौन सी देश में कितनी रिश्वतखोरी है, इसको लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है। और आप ये जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि इस इंडेक्स में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि रिश्वतखोरी के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आया है। दोस्तों, अब इसको लेकर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि दोस्तों, हर महीने अनअकैडमी पर 30 तारीख को एवरी मंथ में एक एसएससी चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज करी जा रही है, जिसमें कि फाइनली एक मॉक टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। खास बात यह है कि इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोग एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। अगर आपकी टॉप 1 से लेकर 5 तक की रैंक आती है तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस या फिर स्कॉलरशिप अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है। ये जो टेस्ट होगा इसकी टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, आपको विन विन सिचुएशन है, आपको यहाँ पर कुछ हासिल ही होगा। तो इसकी टाइमिंग है 30 नवंबर को 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि 60 मिनट में आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश ये सभी सेक्शंस करने होंगे। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हैं 5 के अंदर में तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आप अनअकैडमी पर और भी बहुत सारे फ्री कोर्स देखना चाहते हैं तो मेरा कोड वहाँ पर ज़रूर यूज़ करें, जिसका नाम है TARGET टारगेट स्टडी। ध्यान से देखना, इसको यूज़ करके ये एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल के लोगों के लिए है। जो लोग इस कोड का यूज़ करेंगे उनको अनअकैडमी के बाकी सारी सर्विसेज भी फ्री में मिलेंगी। अब देखो, इसको लेकर हमारा पहला प्रश्न क्या बनेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान ने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया के अनुसार रिश्वतखोरी के मामले में एशियाई क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि इंडिया में किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं, बिना रिश्वत दिए आपका काम मुश्किल ही होता होगा। तो ये जो लिस्ट है हाल ही में रिलीज़ करी गई है, जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया, और इस लिस्ट में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लिखा है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 10th एडिशन एशिया 2020 एट 39%। इंडिया हैज़ हाईएस्ट ब्राइबरी रेट, यानी कि इंडिया में जो ब्राइबरी का रेट है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। और ये कितना है? ये है 39%। तो इसकी वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं कि इंडिया में जो ब्राइबरी का रेट है वो है 39%। कितना है? 39% इसका रेट है, जिसमें कि भारत पूरे इंडिया में पहले स्थान पर आया है। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि रिश्वतखोरी के मामले में दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर देश कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है इंडिया, जहां पर रिश्वतखोरी का परसेंटेज है 39%। दूसरे स्थान पर आता है कंबोडिया, जहां पर रिश्वतखोरी का परसेंटेज है 37। और तीसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, जहां पर रिश्वतखोरी है 30%। 30% वहाँ पर रिश्वतखोरी है, जो कि आपके टॉप 3 के देश हैं जहाँ पर ये पूरा मामला आपको मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से पूरे एशिया में सबसे कम, अगर पूरे एशिया में सबसे कम रिश्वतखोरी की बात करी जाए तो सबसे कम रिश्वतखोरी के मामले में 3 देश आते हैं। पहले स्थान पर आपका आता है मालदीव और जापान, जिसमें रिश्वतखोरी का परसेंटेज है 2%। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है साउथ कोरिया, जहां पर रिश्वतखोरी का परसेंटेज है 10। और तीसरे स्थान पर आता है नेपाल, जहां पर रिश्वतखोरी का परसेंटेज है 12%। ये टॉप के 3 देश हैं जहां पर रिश्वतखोरी सबसे कम है।
तो सबसे ज़्यादा के मामले में भारत आता है और सबसे कम के मामले में मालदीव और जापान एक पायदान पर आते हैं। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, या तो सबसे कम या तो सबसे ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, आप इसको रिवीजन कर लेना। दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 27 तारीख को था, उसमें करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हमारी पीडीएफ से बाहर गया होगा। हजारों की संख्या में कॉल्स आए हैं, सभी लोगों ने ये बताया कि सर आपकी पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा कि जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष है, हाल ही में बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद में वहाँ जो विधानसभा बनती है उसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है विजय कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखो लिखा है बीजेपी एमएलए विजय कुमार सिन्हा इलेक्टेड स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली बाय मेजॉरिटी वोट्स। मेजॉरिटी इनको वहाँ पर मिला है और ये वहाँ पर स्पीकर के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो विजय कुमार सिन्हा हैं, ये बिहार की कौन सी सीट से विधानसभा सीट जीते हैं। तो ये है लखीसराय विधानसभा सीट। लखीसराय विधानसभा सीट से ये जीत कर आए थे और कुल 240 वोटों में 240 विधानसभा सदस्य थे जिनकी वोटिंग हुई थी और इसमें से इनको 126 वोट मिले हैं। और इनको जो इसका जो परिणाम है, ये बिहार के जो प्रोटेम स्पीकर हैं जिसका नाम है जीतन राम मांझी, उन्होंने घोषित किया है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी राज्य की जो विधानसभा होती है, जब तक कि उसको एक परमानेंट अध्यक्ष नहीं मिल जाता है, टेम्परेरी रूप से एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। क्योंकि परमानेंट अध्यक्ष के आने से पहले जो भी काम होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा होते हैं। तो बिहार के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो बनाए गए थे जीतन राम मांझी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो चलते हैं इसी के साथ में अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इस दिए गए ऑप्शंस में से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं उनके साथ में ये रहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ में एक और व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे। इनको भी चूंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस में इनका नाम नहीं था, अदरवाइज ए भी हम लोग सही करते, यहाँ पर इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो लिखा है इजरायली प्राइम मिनिस्टर कॉमा अबू धाबी क्राउन प्रिंस, यानी कि अबू धाबी के जो प्रिंस हैं इन दोनों को ही नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो कि इन लोगों को चुना गया है। अब इनको चुना क्यों गया है आपको पता होगा। अगर आपने पूरे वर्ल्ड के मैप पर इजराइल का मैप देखा होगा तो इजराइल के आसपास में जितने भी खाड़ी देश होते हैं ये सभी देश इजराइल से बहुत ज़्यादा फाइट करते रहे हैं। जब से इजराइल बना था, बहुत मुश्किलों के बाद में सन 2020 में इन दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई है जिसमें कि कोई भी देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा और ये लोग शांति वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि बहुत अशांत क्षेत्र है, आए ना दिन कुछ ना कुछ फाइट होता रहता है इजराइल और इन देशों के बीच में। तो यहाँ पर एक शांति समझौता हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिनेरियो पर। इस वजह से ही इन दोनों को इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट 2020 के कौन से संस्करण का आभासी उद्घाटन किया है। तो वर्चुअली अभी हाल ही में री इन्वेस्ट 2020 नाम से ये जो
नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए जो शुरुआत हुई है, ये इसका तीसरा संस्करण था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके तीसरे संस्करण को हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट री इन्वेस्ट 2020, जो कि आगे लिखा हुआ पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट थर्ड यानी कि तीसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट, जिसका नाम है री इन्वेस्ट ऑन 26 नवंबर को वर्चुअली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत ने इस इवेंट के दौरान ही एक लक्ष्य अपने लिए बनाया है कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट का एक लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट का जो लक्ष्य रखता है वो कब तक पूरा करना है। तो आंसर हो जाएगा 2022 तक इसको पूरा करना है। इसी प्रकार से 450 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है उसको 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन है कि निवेशक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, इसको देखो इंग्लिश में भी देखते रहना, इंग्लिश में भी दोनों चीज़ें लिख देता हूँ सो दैट पढ़ते समय आपको इंग्लिश में भी ध्यान रहे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जब भी आप किसी भी जगह पर पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो आपको इन्वेस्टर बोला जाता है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उस केस में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से किसने सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स यानी कि स्मार्ट नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है सेबी के द्वारा, SEBI। तो सेबी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सेबी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है जिसमें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उनको एजुकेट किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके मार्केट के रिस्क और प्रॉफिट के बारे में। तो इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हो। इस न्यूज़ में देखो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक इन्वेस्टर है जो कि यहाँ पर मार्केट को इवेलुएट कर रहा है कि कौन सा शेयर कब कम होगा, कौन सा शेयर कब ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो लिखा है सेबी लॉन्चेस स्मार्ट्स प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर एजुकेशन फ्रेमवर्क। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों सेबी के बारे में जानते हैं। इसकी चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। मुझे याद है एसएससी CHSL एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। एसएससी का जो CHSL एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सेबी के चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, इसका नाम कर दिया गया है। तो अयोध्या हवाई अड्डा जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो अयोध्या जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है और उस केस में अयोध्या का जो एयरपोर्ट होगा, लिखा है अयोध्या एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर राम, यानी कि राम के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। यूपी कैबिनेट ने एक ऐसा ही प्रपोजल जो है वो अप्रूव कर दिया है। तो हम सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे जो पुराने कल्चर्स हैं उसके बेसिस पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि आपको समझकर चलना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में लवणीकरण संयंत्र, जिसको बोलते हैं डीसैलिनेशन, स्थापित करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ पर करी गई है।
तो नवंबर 2020 में एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है हिम सुरक्षा अभियान। इसको हिम मतलब हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर हिम सुरक्षा अभियान नाम से एक अभियान की शुरुआत करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा फ़कीर चंद कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ़कीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है 96 वर्ष की आयु में, जो कि टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हुआ करते थे। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय तीरंदाजी संघ है इसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में दर्जा दे दिया गया है। आपको पता होना चाहिए 25 नवंबर 2020 को इसमें लगभग 8 साल के बाद में फिर से इसको तीरंदाजी को इसका दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कुछ आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से इसका लाइसेंस स्थगित कर दिया गया था। तो एक बार फिर से भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। दोस्तों आई होप आपने वीडियो तो बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे प्यार दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर करके। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।